बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक नया तनाज़ा देखने में आ रहा है पीटीआई का, जिसमें फवाद चौधरी ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, उनका इल्ज़ाम है। और अगर हम पीटीआई की क़यादत की बात करें तो उन्होंने फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो एक किरदार हैं और वो एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है क़यादत के खिलाफ कर रहे हैं। और सियासी मंजरनामे पे अगर हम देखें तो पीटीआई में बहुत ज़्यादा दरारें आती जा रही हैं। इसकी क़यादत में ना सिर्फ आपस ही इनके इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि अगर हम ग्रैंड अलायंस की बात करें, वो बनाने की तरफ जाना चाहें, तो वो उस तरफ क़यादत नहीं जा रही। उसके अलावा बानी पीटीआई की तरफ से जो हदायत हैं, उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और अगर हम बात करें एहतजाजी सियासत की, तो एहतजाजी सियासत में भी जो है पीटीआई अपना उस तरह से एक किरदार खोती जा रही है। उसके मुकाबले में अगर अगर हुकूमत वक्त में बैठे जो हुकूमत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को देखें, तो पंजाब में वो अपनी गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं। दीगर सूबों में मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। पार्टी लेवल की सतह पर वो अपने चीज़ों को मुनज़्ज़म करते जा रहे हैं और पीटीआई जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नज़र आ रही है। इस पर ही हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ जो माहिरीन का पैनल है, हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वही डोगर साहब, हमारे जनाब सीनियर सहाफ़ी जनाब बाकर हसनैन साहब, और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्जा साहब। शहजाद साहब, कैसे हैं आप? जी, खैरियत। सर, शुक्रिया। डोगर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, शहजाद मिर्जा साहब से बाद में हम पूछेंगे। ये जो पीटीआई की क़यादत, जो पीटीआई छोड़ता है या पीटीआई से निकलता है, वो दीगर सियासी जमातों में होता है, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा हो गया है कि जो पीटीआई को छोड़ता है या पीटीआई से निकलता है, या जो बानी पीटीआई ने क़यादत मुंतखब की हुई है कि ये लोग बैठेंगे, ये इन सीटों पे ये लोग बैठेंगे और मामलात को चलाएंगे, लेकिन जो उन सीटों से उतरते हैं, फैसलवाड़ा की मिसाल हमारे सामने है। अब फवाद चौधरी एक ताज़ा तरीन हवा का झोंका है, गर्म हवा का झोंका पीटीआई के लिए जो आज चला है अभी। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की सियासी तरबियत का फुकदान है बानी पीटीआई का, या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जो मेरी थोड़ी बहुत सियासी अंडरस्टैंडिंग है, शुरू दिन से जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने नत नए तरीके जो है वो मुतारफ़ करवाए हैं कि किस तरह उन्होंने अपने क्राउड को चार्ज रखना है। आपने देखा होगा शुरू में आए रोज़ किसी न किसी शहर में एहतजाज की कॉल दी जाती थी। फिर ये जो फायरिंग वाला वाक़या हुआ, उसके बाद थोड़े से एहतजाजी मुज़ाहरे इनके कम हुए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने चंद एक शहरों में एहतजाज किए, लेकिन वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता थमता चला गया। और जिसके बाद अब खतो-खताबत का सिलसिला शुरू हो गया, और जो ख़त बानी पीटीआई की जानिब से भी लिखे जा रहे हैं, वो भी एक किस्म का अपने ना सिर्फ क्राउड को चार्ज करने के मुतरादिफ है, बल्कि आलमी दुनिया की जो तवज्जो है वो इस जानिब मबज़ूल करवाना है कि हमारे यहाँ जो नाम नहाद सियासी लीडरान हैं, वो जमहूरियत का राग तो लापते हैं, लेकिन दर हकीकत वो जमहूरियत के कुफ़ी हैं। सही। और जिस तरह फॉर्म 47 पर उनको लाकर बिठाया गया, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी हैं। आप किसी भी कौम पर, अवाम पर, शहरियों पर जो है इस तरह किसी को मुसल्लत नहीं कर सकते। सही। और यहाँ तक पीटीआई में तोड़-फोड़ का ताल्लुक है सर, पीटीआई हो या फिर कोई भी सियासी जमात हो, जब वो अरूज पर होती है तो फिर उनके यहाँ इसी तरह लेग पुलिंग होती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो उनका किरदार भी जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दुरुस्त। जिस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भागे, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन नहीं, उनका वो जो जिस सियासी जमात में रहे, हर सियासी जमात में उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। नहीं, सियासी जब नहीं। उन्होंने जर्नलिज्म भी किया तब भी कुर्बानियां दी हैं, वकालत की है तब भी कुर्बानियां दी हैं। मैं आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स कि उन्होंने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब वो जिस चैनल से आगे बढ़ रहे हैं, बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात भी हुई, फिर वो थोड़ा-सा जिस तरह अब उनसे हाथ कंट्रोल नहीं होता। पहले उन्होंने 2 जर्नलिस्ट को अपने ही दौरे हुकूमत में, यानी कि ये वाहिद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने एज़ ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 जर्नलिस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया। सही। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कंडक्ट जो है, ऐसा रवैया किसी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का
एक जर्नलिस्ट के साथ होना चाहिए, उसका तो रवैया ये होना चाहिए कि यार मैंने जर्नलिस्ट को डील कैसे करना है। मतलब जाहिर ये एक पुरतशद्दुद कारकुन की तरह बिहेव आप कह करते हैं, सकते जी बिल्कुल। बिहेवियर इनका ऐसा है। तो लेकिन जब इनके अपने गले में थोड़ी सी शिकंजा कसा जाता है तो फिर ये आपने वो फुटेज देखी होगी जिस तरह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भागे थे। जी जी। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैदान छोड़कर इस तरह भागना जो है कोई दानिशमंदी है या कोई जो कोई किसी आपकी दिलेरी की अक्कासी करता है। तो मेरे ख्याल में कि नहीं, इन्होंने जो इल्जामात लगाए फवाद चौधरी ने, डॉक्टर साहब माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि फवाद चौधरी साहब ने जो इल्जाम लगाया है कि मौजूदा क़यादत पर कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, आया इनके पास कोई सबूत भी होंगे या ऐसे बेबुनियाद? सर देखें, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है ना सर, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से गौर फिक्र का दौर अब रहा नहीं। जिसका दिल करता है वो उठाकर मुंह दूसरे पे इल्जाम लगा देता है। आपको पता है मैं भी ऐसे ही लोगों के मतलब मुतासरीन में से हूँ कि बगैर एविडेंस के हमें बात नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि ये इल्जाम जो है वो फवाद चौधरी साहब ने लगाया है और आपने अभी कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जिस तरह रहे, तो इनका किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो उनके पेड होते हैं या उनके मतलब पेनिट्रेशन जिनकी वहां से हुई होती है, तो वो इसी तरह सियासी पार्टियां बदलते रहते हैं। क्योंकि अब पीटीआई का जो ग्राफ है वो पब्लिक में वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये दोबारा जो है ना वो एक मतलब अब मुनासिब नहीं है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो घुसना चाह रहे हैं, दोबारा पार्टी में अपनी जगह बनानी चाह रहे हैं। अब उन्होंने हाल ही में जो बैरिस्टर शेख शीन साहब थे एडवोकेट, उनके ऊपर हाथ उठाया, तशद्दुद किया। तो मेरा ख्याल में कि बानी पीटीआई को ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की पार्टी में बिल्कुल कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ ऐसे लोग बल्कि जो बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, खासतौर पर शहबाज गिल की बात करूंगा, उन्होंने जो हमारे माशरे की अखलाकियात का जनाजा निकाला, तो बानी पीटीआई तो बज़ाहिर जो उनका गुफ्तगू होती है वो तो अल्फाज जिनके कॉल जो उनके होते हैं और जो उनका फेल है उसमें वाज़िया तज़ाद जो है वो दिखाई दे रहा है कि एक साइड पे आप ये कहते हैं कि आप वेल एजुकेटेड है, नो डाउट कि आपने अच्छी एजुकेशन ली है, लेकिन उस एजुकेशन का सर काशिफ साहब क्या फ़ायदा कि आप जो लोग इस तरह अखलाकियात का जनाजा निकालते हैं, नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। आज आप देखें थोड़ा सा है जो पोलिटिकली जो है वो टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन अब जो दीगर चीज़ें वायरल हो रही हैं, हम तो आज भी जो है फैमिली के साथ बैठकर जो है वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं देख सकते। तो बानी पीटीआई के दौर में जिस तरह अखलाकियात का जनाजा ऐसे लोग आकर निकालते थे, तो इनके रवैये से कहीं जाहिर नहीं होता था कि ये लोग कोई मुल्क को, कौम को इकट्ठा करने या आगे बढ़ने की सोच इनके अंदर है। सही। मैं डॉक्टर साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब पीटीआई की बीट को कवर करते हैं और आपकी अच्छी ग्रिप है, आप मामलात से आगाह भी रहते हैं। फवाद चौधरी की जो लड़ाई हुई थी शोएब शाहीन से जेल के बाहर, खबर आपने ब्रेक की थी, मुझे याद है कल गुज़िश्ता रोज शायद। तो ये जो फवाद चौधरी के इल्जामात हैं अब एस्टेब्लिशमेंट के होने के, कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बाजू हैं, उनकी आंखें हैं, उनके पाँव हैं, टांग है, प्रॉक्सी है, तो क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को इन चीजों का अंदाजा है या नहीं है, या किसको वो सीरियस लेंगे? फवाद चौधरी को सीरियस लेंगे या अपनी जो उनकी अपनी मुंतखब करदा क़यादत है उसको सीरियस लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा काशिफ, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सियासत में कोई भी चीज या कोई भी शख्स हरफ़े आखिर नहीं है। इंसान के पास या किसी भी पार्टी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को किसी भी टाइम मुंतखब करके अवामी फोरम पे उसको ला सकता है। और जहाँ तक बात है फवाद चौधरी के हवाले से, फवाद चौधरी ने आप हिस्ट्री देख लें, चाहे वो मुशर्रफ दौर में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के साथ हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हों, उनकी ये तारीख रही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से वो हाईलाइट रहते हैं, खबरों में रहते हैं। अब जिस तरह उन्होंने परसों शोएब शाहीन पे हाथ खुला किया या हाथ छोड़ा, उनको चपेट भी मार दी, उसके बाद उनको गालम गलोच भी हुई, उसके बाद उन्होंने खुद ही उसको उस पर बयान भी दे दिया कि जी मेरी बानी से बात हो गई, उन्होंने कह दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं और हमने सुलह भी कर ली है। शोएब शाहीन कहते हैं नहीं, शोएब शाहीन ने बिल्कुल बर्मला कहा कि हमारी कोई सुलह नहीं हुई और मैं ये मामला ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो बात यह है कि फवाद चौधरी का किरदार जो है वो शुरू से ही सियासत में, चाहे सियासत में देख लें, चाहे आप उनकी जो पॉलिटिकल जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें देख लें, या चाहे जिस तरह आप डोगर साहब कह रहे थे कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, उनका तब का रवैया भी देख लें तो आपको एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि फवाद चौधरी में
किसी किस्म की भी स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी चीज में वो पुख्ता नहीं है। सही। वो अपने तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि यार मैं खबरों में आता रहूं, हाईलाइट होता रहूं, जैसे परसों का वाकया देखें, उसके लिए चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। देखें सियासत, मैंने अब फिर कहा कि सियासत में कोई भी चीज ज़रूफ़ आखिर नहीं है। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी से मुशर्रफ दौर में गवर्नमेंट में आए, उससे निकलकर फिर पीटीआई में, और पीटीआई से फिर निकाल दिए गए। बानी पीटीआई की जानिब से अभी तक कोई सर नून लीग में भी रहे हैं, मेरा ख्याल है नून लीग में भी रहे हैं, पीपल्स मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी के साथ, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गवर्नमेंट का ऐसा रहे। अब जब बानी पीटीआई की जानिब से उनको निकाल दिया गया है और उनके लिए कोई खास जगह नहीं है, बल्कि एक मजे की बात बताऊं, बानी पीटीआई की जब इनसे मुलाकात हुई फवाद चौधरी से, और फवाद चौधरी ने उस इश्यू को हाईलाइट करना चाहा, उठाना चाहा, तो उन्होंने इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे बताएं कि मेरे केस के हवाले से क्या किया आपने। तो ये वो तमाम चीजें जिसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बानी पीटीआई जो है उनकी जानिब से अभी तक जो मफादात हैं उनको लेकर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, चाहे वो शोएब शाहीन हो, चाहे वो बैरिस्टर गोहर हो जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी जो क़यादत है वो बिल्कुल इख्तलाफात का भी शिकार होता नजर आ रही है, क्योंकि फवाद चौधरी की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथ हुकूमत से भी राब्ते में हैं, तो यहाँ पे फवाद चौधरी को भी सोचना चाहिए कि मैं किसके साथ राब्ते में हूँ, मैं किस अंसर के तौर पर पीटीआई से भी राब्ते में हूँ, जबकि पीटीआई ने उनको किसी किस्म का कोई टास्क नहीं दिया हुआ है। बल्कि अब रिसेंटली कल की बात है, गालिबन फवाद चौधरी जजेस के हवाले से, आईनी तरमीम के जो जजेस हैं उनके हवाले से, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की कि जी ये पार्लिमानी लीडर, इनको हम जजेस मुंतखब करेंगे, जबकि पीटीआई की तरफ से उसका तरदीद की गई कि हमने फवाद चौधरी को कोई टास्क नहीं दिया कि आप मौलाना फजल रहमान से मिलें। और ग्रैंड अलायंस की जहाँ तक बात है, ग्रैंड अलायंस डेफिनेटली जब भी आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप ग्रैंड अलायंस बनाकर उन मामलात को निबेड़ने की कोशिश करते हैं, उन मामलात से टैकल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खड़ी है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएं, ना कि इख्तलाफात को लेकर। सही, आपका पॉइंट आ गया बड़ा जबरदस्त। ये जो बाकर साहब ने कहा है, शहजाद मिर्जा साहब, इसी से कंटिन्यू करूंगा। ये मौलाना फजल रहमान जो है अपोजिशन में ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि पीटीआई की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसके बाद, क्योंकि बड़ी अपोजिशन तो इस वक्त जमात इस पार्लियामेंट में, अगर अपोजिशन हम कहें तो वो पीटीआई है, तो आपको लगता है कि इस अंदरूनी इनके इख्तलाफात की वजह से कोई ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बात यह है कि पीटीआई अभी से नहीं, काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है। सही। और उसकी बुनियादी वजह जो खुद इनके लीडर हैं वो खुद जो हैं इसके जिम्मेदार हैं। बात यह है कि अभी आपने जिक्र किया फवाद चौधरी की ऊपर बात की है कि वो उन्होंने ऐसे किया। बात यह है कि फवाद चौधरी ने अभी हाल ही में 3 बंदों के ऊपर जो है वो बड़ा क्रिटिकल किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। बल्कि शेख वकास अकरम के अगर आप कहें कि कपड़े उतारे हैं तो वो बेजाना होगा कहना। उन्होंने शेख वकास अकरम पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मुजाहिदीन थे जो अफगानिस्तान और आगे पीछे जो लड़ाइयाँ करते थे, ये उनको असला बेचते थे और उसकी जो कट आउट अमाउंट होती थी वो मलेशिया के बैंक में जो वो जमा करवाया करते थे, कमीशन उसका करवा फुल पेमेंट, क्योंकि वो डीलर थे। और फिर उन्होंने इसी के साथ रऊफ हसन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी के फंड से महाना जो है वो 5 करोड़ रुपया ईंट लेते थे, वहाँ से निकाल लिया करते थे। इसी तरह सलमान अकरम राजा है, उनके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये पहले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वकील रहे हैं और उनसे ये खाते रहे हैं, और अब इन्होंने इमरान खान की जेब पे जो है वो हाथ साफ करना शुरू कर दिया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये अफगान के जो बॉर्डर है वहाँ से अफगानों के साथ जो है इनके रवाबित हैं और ये वहाँ से जो है उनसे लेन देन सारे मामलात करते हैं। बात यह है कि इनके अंदरूनी मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकते, इनके अंदर अपनी ही नाचाकी है। जिस दिन जो बंदा बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करके आता है वो उस दिन समझता है कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूं। आपको लगता है इनको तंजीम साजी जो है वो नून लीग से सीखनी चाहिए? इनकी तंजीम साजी कैसे होगी जी, मुझे बताएं ना। ये जैसे नून लीग वाले करते हैं? नहीं, अभी तक आप ये देखें, नहीं आप ये देखें, अभी तक इनका तंजीमी ढांचे का एक इजलास भी नहीं हुआ।
अभी तक इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मिर्जा कोई साहब, भी चीज बात ये है जो बात नहीं ये की। है, तंजीम साजी के लिए रात को किसी के घर नहीं जाया जाता, तंजीम साजी दिन की रोशनी में नहीं तो होती है। ये तंजीम साजी पीटीआई करना चाह रही है बाकर साहब, सर, मुझे चपेड़े मार बताएं- के, थप्पड़ मुझे मार के, बताएं- बदतमीजी से, Definitely, गालम गलौज से। देखें तंजीम साजी का तो ये भी तरीका नहीं देखें, है ना। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि तंजीम साजी, थप्पड़, बदतमीजी और गालम गलौज जी। से नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर लाएअमल बनाया जाना सही। चाहिए। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़बो-हाली का शिकार इसी वजह से है कि अभी तक उसकी जानिब से कोई ऐसा लाएअमल नहीं दिया गया कि तंजीम से। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, बानी पीटीआई हैं, वो पिछले साल डेढ़ से आप देख रहे हैं कैद में हैं। जो क़यादत मुंतखब की गई है वो सिर्फ अब कह सकते हैं, हम ये समझते हैं कि वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ, क्योंकि बानी पीटीआई भी कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलना। तो हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है सही। वो विकेट की, जिस तरह फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में और हुकूमत के साथ राब्ते में, तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। आप देखें, बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन है, वो बड़े धीमे मिजाज के और नरम किस्म के सियासतदान है। वो किसी भी अग्रेशन के मूड में नजर नहीं आ रहे अभी तक। सही। आप जलसे के हवालों से देख लें, आप एहतजाजों की सियासत को देख लें, किसी भी एक जलसे की, किसी भी एक एहतजाज की कोई भी फुटेज उठा के देख लें, आपको बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आएगा जिसमें वो वाकई इस तरह बात कर रहे हो कि वो एग्रेशन के मूड में नजर आए। वो हमेशा मुखालफत के साथ या मुखालफिन के साथ मिलकर बैठकर सियासी माहौल को के तनाव में कमी करना चाह रहे हैं, उसके प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी जो जहनी कैफियत है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई खास लाएअमल नहीं है। नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तहरीक मैं इंसाफ मैं दोबारा elections के मूड में नजर दोबारा आती है। आता हूँ। मैं शहजाद मिर्जा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, माजरत के साथ। शहजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप पूछ लें, बाकी भी अब रह क्या गया। सही है। आप तंजीम साजी पे शायद आप जी, बता रहे थे बात कुछ। ये है, देखें, पीटीआई इस वक्त ग्रुप बंदी में तकसीम हो चुकी है। एक अलीमा बाजी का ग्रुप बन गया है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप बन गया है, एक वुकला का ग्रुप बन गया है और एक सोशल मीडिया का ग्रुप बन गया है। यही ग्रुप बंदी जो है, ये पीटीआई की जो तकसीम दर तकसीम है, ये उसका बाइस बन रहा है। अच्छा, इसके नीचे इनकी क़यादत भी टुकड़ियों जी, में टुकड़े बटी हो हुई है, गई ना बाकी आप। भी। जी बिल्कुल। और आने वाले वक्तों में ये देखिएगा, ये सब एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे होंगे, एक दूसरे में छीना तानी कर रहे होंगे। बात फिर वही आ जाती है, जब तक बानी पीटीआई अपने जो बाहर इनके लोग मौजूद हैं उनमें से किसी एक पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये पार्टी बाहर तकसीम तक ये तकसीम होती रहेगी। और इसके अब बानी पीटीआई को एक्चुअली खुद भी समझ नहीं आ रही। हमारे जराए ने ये कहा है कि खुद बानी पीटीआई ने एक एक्स पर ट्वीट किया है, उसमें यह कहा है कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे और DGISI होंगे। जब आप इस लेवल के ऊपर आकर आप ये इल्जामात लगाएंगे और अपने खदशात का इजहार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो आप खतूत चले एक लम्हे के लिए मान लेते कि बड़े पॉजिटिव अंदाज में आपने लिखे हैं वो आपकी फ्यूचर के लिए बेहतर साबित होंगे। तो जिस लीडर को खुद भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो बाहर जो उसकी पार्टी के लोग बैठे हैं वो इस पार्टी को कैसे मतलब बचा सकेंगे। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इनके लिए इस पार्टी में सिर्फ वही हीरो सामने सच्चा साबित होता है जिसको सोशल मीडिया ऊपर लेकर आ जाता है। सोशल मीडिया जिसके खिलाफ हो गया, इनका कोई भी लीडर है, वो चाहे गौहर अली खान है, चाहे फवाद चौधरी है, कोई भी है, उसको ये लोग नहीं छोड़ते, उसी के मुखालिफ सारे हो जाते हैं। काजिब साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इख्तिलाफात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बानी पीटीआई का ना होना है, क्योंकि जब बानी पीटीआई नहीं है तो हर एक ये समझता है कि मैं ही इस पार्टी का चेयरमैन हूं। पूरी तो वो सर, मैं कैंपेन चला रहे हैं, छोटी सी जेल से अंदर से सारा कुछ। मेरी छोटी सी एग्जांपल मिर्जा साहब के लिए, मेरी छोटी सी एग्जांपल मिर्जा साहब के लिए, किसी भी इदारे में जब तक सरबराह नहीं होगा वो इदारा ठीक नहीं हो सकता। चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल है, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, चाहे वो किसी भी इदारे का सरबराह है। यार ऐसे तो नहीं होता। अब इदारे का सरबराह या प्रिंसिपल नहीं है तो पीछे से स्कूल छुट्टी कर जाता है। डेफिनेटली, बाकी जो पीछे डेफिनेटली मैं इत्तेफाक करता हूँ मिर्जा साहब से, जब अदारे में डिसिप्लिन और SOPs को फॉलो किया जाएगा, सरबराह छुट्टी पर है, सरबराह जेल में है, सरबराह हॉलीडेज पर है, अदारा जब आप सिस्टमाइज कर देते हैं, डॉक्टर साहब आर यू एग्री विद मी और नॉट, कि जब आप अदारे को सिस्टमाइज कर देते हैं, चीजों की SOPs बना देते हैं, तो सरबराह दफ्तर बैठा है, घर बैठा है, सरबराह आते जाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फवाद चौधरी इसके अलावा आपने वो जो भागे हैं बाहर, वो भगौड़ा जो जिसकी पेनिट्रेशन हुई थी अमेरिका से, शहबाज गिल, गिल एक और भी अमेरिका से आए हैं साहब, $1 मैन, $1 मिलियन मैन, आजम सवाती साहब,
ठीक ठीक। इन्होंने तो भी अखलाकियत ये का बड़ा ऐसे जनाजा निकाला। किरदारों ने पीटीआई का तशख्खुस तबाह नहीं किया? सर जी, मैं पहले भी मैंने ये कहा कि इस तरह के लोगों पर बानी पीटीआई को नजरसानी करनी चाहिए। दूसरा, वो हमारा वो जर्नलिस्ट दोस्त है, क्या नाम है उसका यार, इमरान रियाज, कुछ इस तरह नाम है उसका, ठीक है, वो भी भाग गया मुल्क छोड़ के, बड़े बुलंदो बाला नारे मारे थे। मतलब ऐसे लोगों ने अपनी सस्ती शोहरत के लिए, फेम के लिए, शोधे किस्म के लोग हैं, ना सिर्फ अखलाकियात का जनाजा निकाला बल्कि माशरे में वो तफरीक डालने की कोशिश की, अभी भी तफरीक डालने के लिए कोशिशां हैं। तो ऐसे लोगों को बानी पीटीआई, अगर उनके दिल में वतन पाकिस्तान के लिए इतना ही दर्द है तो ऐसे नासर को शटअप कॉल देनी चाहिए उन्हें। सही सही सही। बाकर साहब, डोगर साहब ने तो कंक्लूड कर दिया कि ऐसे नासर को शटअप कॉल देनी चाहिए। बानी पीटीआई के अंदर से एक वाज़ेह पैगाम क्यों नहीं देते अपनी क़यादत को, या जिसको हटाना है उसको क्यों नहीं देते? मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। बानी पीटीआई को जो भी मिल के आता है वो अपने अल्फाज में बयान करता है। बानी पीटीआई का कोई भी बयान आप तक डायरेक्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो क़यादत है ये हर बयान को अपने मफाद के लिए जोड़ तोड़ कर पेश करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का भी शिकार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक एक पेज पर नहीं है कि जब तक बानी की जानिब से वाज़ेह इक़दाम नहीं कर दिए जाते। या फिर एक इसका हल ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि अगर बानी पीटीआई अपनी अहलिया बुशरा बीबी को बानी नामजद कर देते हैं और फिर वो अगर इसको लेकर चलती हैं, क्योंकि देखें जब तक बानी पीटीआई अपने बाद किसी को नामजद नहीं करते हैं, चेयरमैन आप बदल सकते हैं, कारकुन आप बदल सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी अहलिया को बानी के नाम कैटेगरीज में शामिल कर देते हैं तो फिर आपके तमाम एसओपीज भी बन जाएंगी। सर देखिए, करप्शन किसने नहीं की, हर दौर में करप्शन हुई है। पीटीआई कह रहा है मैंने हर दौर में करप्शन नहीं। शहजाद साहब आखिरी 1 मिनट है। करप्शन बाकर साहब कह रहे हैं हर दौर में हुई है, अभी भी हो रही है। डेफिनेटली ये तो हो रही है। मेरा ख्याल है क़यामत तक चलेगी जी। अच्छा, मतलब आप नाउम्मीद मतलब हो गए हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा। आज मैंने अखबारात की 6 सुर्खियां देखी हैं आज के, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम अगले सेगमेंट में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक हल्का सा टच देते जाए। वो एक पहला लफ्ज लिखे है कि करप्शन में हमें लीड करे, मतलब कि हमें करप्शन से जान कैसे छुड़ानी है, हमें ये जो वफद आया है ये बताया हमें कैसे जान छुड़ानी। शायद सुर्खियां बढ़ गया, को हंसी नहीं आई। सर, करप्शन से तो जाहिर है कि हर एक को अपना किरदार अदा करने का एहतसाब खुद करना होगा। करप्शन के खात्मे के लिए हमें सबसे पहले खुद सोचना होगा कि हम करप्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहें जी मेरे ऊपर फर्जी जुर्माना हो रही थी तो मैं इलेक्शन जनाब केस को जाके फेस करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे देखें, आप मुझे बताएं, जब तक वो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं था तब तक उनके सारे केसेस चलते रहे। जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए उनके तमाम केसेस, चाहे वो लाहौर में थे, चाहे वो नैब में थे, चाहे एफआईए में थे, सब केसेस को उनसे क्लीन चिट दे दी गई, उनको बरी कर दिया गया। ये करप्शन है कि आप किसी भी केस का खुद सामना नहीं करते। चेयरमैन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पाकिस्तान की वज़ीर आला बनने के बाद और दीगर जो आप कह सकते हैं पब्लिक की ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी चेयर मिलने के बाद आप किसी भी केस का सामना नहीं करते, तो ये वो करप्शन है जिससे पाकिस्तान को खत्म होना जरूरी है ताकि इंसाफ सही। मेरे पास यहाँ पे ब्रेक का वक्त है मेरे पास, और जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो बात करेंगे आलमी बैंक के डायरेक्टर्स की 20 साल बाद पाकिस्तान आमद और $40 अरब की सरमायाकारी। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा इस सरमायाकारी का, और क्या किन किन सूबों की वो जाएंगे, मिलेंगे, विजिट करेंगे, क्या चीजें देखेंगे, किस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, किन चीजों पर होगी, कैसे मईशत इस इन्वेस्टमेंट के बाद भागेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट